आओ जरा, आज बेसिक बातें पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन जो है वो एक लाइफ प्रोसेस नहीं है, फिर भी करते हैं, क्यों करते हैं, ठीक है, ये सारी बातें पढ़नी है। आ जाओ। हाँ जी, चैप्टर नंबर 7 है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। बहुत बेसिक बातें पढ़ेंगे आज की क्लास में। चलो स्टार्ट कर रहे हैं, आओ। पहले देख लेते हैं कि चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। 3 मेजर टॉपिक्स हैं पूरे चैप्टर में। फ्लो चार्ट मेरे साथ साथ बना लो। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, और मुंह बंद कर लो वो सब। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, 3 बातें पढ़नी है बेसिक सी। पहला जो सेक्शन है आज जिसको खत्म कर लेंगे, उसमें थोड़ा सा डीएनए के बारे में पढ़ेंगे और इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन पढ़ेंगे। हाँ जी, क्या क्या पढ़नी है? डीएनए एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। बहुत बार सवाल आता रहता है इस पे कि वेरिएशन बताओ, वेरिएशन की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो एक सेक्शन में तो सीधी सी बातें पढ़नी है, क्रोमोसोम क्या है, डीएनए क्या है, अगर वेरिएशन आती है तो फिर उनसे क्या फायदा होता है, ये सब, ठीक है। ये सारी बातें पढ़ लेंगे एक सेक्शन में, आज ही खत्म हो जाएगा ये। उसके बाद पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 7, चैप्टर नंबर 7। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तुम्हारे कोर्स में 6 मोड्स हैं और 6 में से 3 तुम मान के चलो तुम्हें आएंगे, ठीक है। और एग्जाम्पल सिर्फ एनसीईआरटी वाले करने हैं। तुम करने को तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स कर सकते हो, बट तुम्हें पता है तुम्हारा काम किससे चलेगा, सिर्फ एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल से। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें थोड़े से कुछ ऑर्गेनिजम्स के नाम बताऊंगी। कई बार हमें कंफ्यूजन होता है कि हाइड्रा क्या है, जानवर है, प्लांट है, स्पाइरोगायरा क्या है मैम, ये ईस्ट क्या है। तो हम क्या करेंगे, इसका एक ब्रीफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले ले लेंगे, ठीक है। पूरा मैं तुम्हें एक पेज पे पूरा लिखवा दूंगी कि ये ऑर्गेनिज्म जो है ये प्रोटिस्टा है, ये बैक्टीरिया में आता है। तो वो सारी चीजें अगर तुम ग्रास्प कर लोगे शुरू में ही तो फिर तुम्हारे लिए टॉपिक आसान हो जाएगा। हाँ जी, कौन कौन से 6 मोड पढ़ने हैं? बडिंग पढ़ना है तुम्हें, फिजन पढ़ना है, हम पढ़ेंगे फिर रीजनरेशन के बारे में। रीजनरेशन के बाद पढ़ेंगे पढ़ोगे स्पोर फॉर्मेशन। ये सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड हैं। और बताओ और कौन कौन से पढ़ेंगे, कुछ आइडिया है किसी को? 2 और है, फ्रेगमेंटेशन और एक पढ़ेंगे प्लांट्स के अंदर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। बस ये 6 पढ़ने हैं और 6 में भी बस 2-2 एग्जाम्पल्स करने हैं। एग्जाम्पल तो लिखने को 10-10 लिख लो, लेकिन तुम्हारा काम नहीं बनता क्योंकि तुम्हारे एमसीक्यू सब कुछ वही आते हैं एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है। सो ये चीजें हमने पढ़नी है। ये एक छोटा सा सेक्शन है, फिर ज्यादा टाइम हमारा इसमें लगेगा। ज्यादा टाइम जाने वाला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि तुम्हें पूरी डिटेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़नी है। एक तो फ्लावरिंग प्लांट्स की पढ़नी है कि वो प्लांट्स जिनके ऊपर फ्लावर लगता है क्या बोलते हैं उनको? एंजियोस्पर्म्स। फ्लावरिंग प्लांट्स का एक दूसरा नाम है जिसको बोलते हैं हम लोग एंजियोस्पर्म्स। तो इसका पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली बात करते हैं ना, वो सिर्फ हम उन्हीं प्लांट्स के अंदर करते हैं जिनके अंदर फ्लावर लगता है, ठीक है, क्योंकि फ्लावर जो है वो एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है। और पढ़ेंगे ह्यूमंस की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। बस इतना हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, और कुछ नहीं पढ़ना। चैप्टर थोड़ा सा लंबा है क्योंकि इधर ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत सारी थ्योरी है इधर, वहां तो कम ही टाइम लगेगा। सो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम पढ़ लेंगे डीएनए क्या है, क्रोमोसोम्स क्या है, और वेरिएशंस कैसे आती हैं डीएनए में, है ना। ऐसा कैसे हो पा रहा है मैम कि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन हैं, जैसे मम्मी पापा से बच्चे पैदा होते हैं, 2 बच्चे दोनों बिल्कुल अलग होते हैं, ठीक है, ट्विंस को छोड़ के क्या होता है, ट्विंस भी अलग हो जाते हैं कई बारी। तो ऐसा क्या है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे यहाँ पर। किसी भी जानवर की बात करो, किसी भी प्लांट की बात करो, ये सबके अंदर होता है, ठीक है, कि कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आते हैं। जो प्रोजेनी होती है उनके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो आज की क्लास में बेसिकली वही पढ़ेंगे, वो डिफरेंसेस आते कैसे हैं डीएनए में, ठीक है। फिर ये पढ़ लेंगे, फिर ये पढ़ लेंगे। हाँ जी, बना लिया फ्लो चार्ट? तो बस इतनी सी बातें पढ़नी है इस पूरे चैप्टर में आपको, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है। जल्दी लिखो फटाफट। डीएनए एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन पढ़ेंगे आज की क्लास में। फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लेंगे, 6 मोड पढ़ने हैं, 2-2 एग्जाम्पल्स करने हैं बस। और फिर लास्ट क्लासेस में पढ़ लेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले पढ़ेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स की जिनके अंदर फ्लावर लगता है, और फिर लास्ट में पढ़ेंगे ह्यूमंस की, ह्यूमन बींग्स। ठीक है, मैं वो आंसर की भेज दी थी सर ने, मैथ्स की, देख लेना, ठीक है, अहिल की कॉपी की। तो किसी को चाहिए हो ना रेफरेंस कहते हो,
फ्री में नंबर काट लिए थे, नंबर नहीं दिए थे, तो चेक कर लेना। और जो मिस्टेक्स हैं उन्हें भी इम्प्रूव करना है आंसर की देख के, ये नहीं कि आंसर की देख के अलग ही लेवल पे खोए पड़े हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस करो, आलस छोड़ दो यार, तुम आधे तो तुम्हारे में से ना आलस की वजह से पीछे हैं, इतना आलस। हाँ यस मैम, आओ। हाँ जी, अब चुप रहना बिल्कुल, अगर चैप्टर पढ़ना है तो, और बोलना है तो फिर बाद में बोलना, चैप्टर करवाने दो पहले। हाँ जी, रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन क्या है तुम्हें? क्या हंसने क्या बात है? पहले दिमाग साफ कर लो, कि दिमाग में गोबर भर के बैठोगे क्लास में तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। हाँ जी बताइए जल्दी, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रिप्रोडक्शन? ये देखो कैसे मुंह सिले इनके। हाँ जी, रिप्रोड्यूस का क्या मतलब होता है? रिप्रोडक्शन मैम एक ऐसी प्रोसेस है या एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जिस प्रॉपर्टी की हेल्प से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना नंबर इंक्रीज करते हैं, या अपने जैसों को ही क्या करते हैं, जन्म देते हैं। अगर एक बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कर रहा है तो वो क्या बनाएगा? गधा बनाएगा, कुत्ता बनाएगा, किसको जन्म देगा? मैम बैक्टीरिया को ही जन्म देगा ऑफ कोर्स। अगर कोई ह्यूमन रिप्रोड्यूस करता है तो क्या पैदा करेगा? बच्चे पैदा करेगा, ह्यूमन बींग्स के बच्चे होंगे, हाथी के बच्चे होंगे, कुत्ते के बच्चे होंगे, बिल्ली के बच्चे होंगे। इसका मतलब रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने जैसों को ही जन्म देता है। अब वो जैसे बिल्कुल आइडेंटिकल है या सिमिलर है, वो हम आगे पढ़ते हैं कि वो चेंजेस कैसे आते हैं। वो हल्के हल्के जो चेंजेस हैं, इवन बैक्टीरिया भी देख लो, बैक्टीरिया की जो रिप्रोडक्शन है मैम वो तो यूनिपेरेंटल है, सिर्फ एक ही पेरेंट चाहिए उसमें, फिर भी मैम चेंज होते हैं बैक्टीरिया में, ठीक है, चेंजेस आते रहते हैं धीरे धीरे। तो वो आज की क्लास में आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि वो वेरिएशंस आती कैसे हैं। पहले रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन लिख लो चैप्टर की शुरुआत में, कि नोट्स तो हमें सिस्टमैटिकली लिखने पड़ेंगे ना। लिखो, इट इज अ फिजिकल एट्रीब्यूट, रिप्रोडक्शन इज अ फंडामेंटल। लिख लो, एक सेकेंड, क्या हो गया? लिखो, इट इज अ फंडामेंटल या बेसिक एट्रीब्यूट या फिर प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म थ्रू विच, क्या होता है? थ्रू विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू द, हाँ जी, ऑफस्प्रिंग क्या होते हैं? ऑफस्प्रिंग वर्ड या कहीं पर प्रोजेनी वर्ड लिखा हो इस पूरे चैप्टर में, बच्चे के लिए यूज होता है। ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी का मतलब है, कहीं पर लिख लेना कोने में, क्योंकि इस वर्ड से बड़ा डर लगता है कि ऑफस्प्रिंग ये क्या है, स्प्रिंग है कोई? हाँ जी, और प्रोजेनी क्या मतलब है? जिसका भी ऑफस्प्रिंग लिखोगे उसका बच्चा, ठीक है, मतलब वो उसको जन्म दे रहा है। तो तुम्हें याद रखना है कि एक फंडामेंटल बेसिक प्रॉपर्टी है किसकी, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जिसकी हेल्प से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने जैसों को ही जन्म देता है। गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग और प्रोजेनी सिमिलर टू इटसेल्फ। रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने जैसों को जन्म देता है, ठीक है, अपने जैसों को। सिमिलर लिखा है हमने, आइडेंटिकल नहीं लिखा है। इस वर्ड की काफी इंपॉर्टेंस है। हूबहू सेम नहीं होते हैं बच्चे, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है सभी के बच्चों में, चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बच्चे हैं चाहे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बच्चे हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अब आ जाओ इंपॉर्टेंट चीज पे, ये बताओ जरा कि रिप्रोड्यूस करने की जरूरत ही कहां पड़ रही है, क्यों जरूरत पड़ रही है? तुमने पिछले चैप्टर में लाइफ प्रोसेसेस पढ़ी हैं, हाँ जी, अभी कौन कौन सी लाइफ प्रोसेस पढ़ी है? अभी कौन कौन सी लाइफ प्रोसेस पढ़ी है 5th चैप्टर में? नहीं पढ़ी है? क्या हुआ अभी? हाँ जी, विनायक कौन कौन सी लाइफ प्रोसेस पढ़ी है? विभोर कौन कौन सी लाइफ प्रोसेस पढ़ी है बेटा 5th चैप्टर में? आरुष, और मैम न्यूट्रिशन पढ़ा था, मैम रेस्पिरेशन पढ़ा था, और बताओ, एक्सक्रीशन पढ़ा था, और बताओ,
ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा था। अब एक बार ये भी बता दो इनका मतलब क्या होता है जल्दी। ट्रांसपोर्टेशन, हाँ जी बोलिए जल्दी, क्या क्या मतलब होता है। अरफात, न्यूट्रिशन का क्या मतलब था बेटा, है जल्दी, इनकी मत सुनो किसी की भी। वो प्रोसेस जिसके थ्रू कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो खाना खाएगा, उसको पचाएगा और फिर तुम्हें पता है क्या करेगा, उसका क्या करेगा, इजेस्ट करेगा या एक्सक्रीट करेगा, हैं? इजेस्ट करना बोलते हैं पॉटी करने को, या एक्सक्रीशन बोलते हैं? हाँ जी इजेस्ट, ठीक है, न्यूट्रिशन का पार्ट है इजेशन। फिर इसमें क्या पढ़ा था रेस्पिरेशन में? हाँ जी रेस्पिरेशन क्या होता है, ऑक्सीजन को बॉडी में अंदर लेना, उसको सेल तक पहुंचाना, और जो खाना हमने खाया उसमें जो ग्लूकोज थी उसको ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी ऑब्टेन कर लेना, वो सब रेस्पिरेशन था। हाँ जी एक्सक्रीशन क्या था कांची? अनवांटेड वेस्ट, चाहे वो मैम स्वेट है, चाहे NaCl है, कुछ भी है हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट है ना पॉटी के अलावा, उसको रिमूव करना। स्पेशली वैसे नाइट्रोजनस वेस्ट के लिए टर्म यूज करते हैं एक्सक्रीशन, लेकिन ये पसीने में जो NaCl है, यूरिया है, वो भी एक्सक्रीशन का ही पार्ट है। CO2 वेस्ट है ना, वो सब एक्सक्रीशन में आता है। हाँ जी और बताइए, ये तीसरी ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? हाँ जी पार्थ शर्मा बहुत घूम के आए हो, ये बताओ जरा क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन? मैम मैं तो ट्रांसपोर्ट से आया हूं, अब ये ऐसा ना बोल दे। हाँ जी ऋषभ क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन, जल्दी बोलो। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है मैम, देखो हमने खाना खाया है, हाँ जी खाना हमने खाया है, खाना फाइनली कहां पहुंचता है? ब्लड में। कहां से? स्मॉल इंटेस्टाइन से। ऑक्सीजन हमने ली है अंदर बॉडी में, कहां पहुंचती है? हाँ जी विभोर कहां पहुंच रही है ऑक्सीजन? लंग से कहां पहुंच रही है? ब्लड में। तो हर चीज ब्लड में पहुंच रही है, और ब्लड क्या कर रहा है? ब्लड मैम सप्लाई कर रहा है सारे सेल्स को, तो यही तो ट्रांसपोर्टेशन है। अब मुझे एक चीज बताओ, ये सारी लाइफ प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी देव हमने, जल्दी बोलो। लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन क्या थी? आरुष क्या डेफिनेशन थी लाइफ प्रोसेस की? जल्दी बताओ बताओ, धनंजय कुछ नहीं बता रहा, तुम बताओ जल्दी फटाफट। अहिल क्या डेफिनेशन थी? भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो प्रोसेस जिंदा रहने के लिए जरूरी है, इनमें से एक भी रुकी तो तुम गए, तुम्हारा काम खत्म है ना। ऐसी प्रोसेसेस जो जिंदा रहने के लिए इंपॉर्टेंट है उनको बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। ये बताओ जरा, रिप्रोडक्शन तो कोई लाइफ प्रोसेस नहीं। देव दूर हो जाओ बेटा, बातें मत करो, पढ़ाने दो, पढ़ने दो, ठीक है पढ़ लो, है हाँ, ताकि तुम्हें कोई मिल जाए। इधर आओ जरा, ये बताओ, ये सारी लाइफ प्रोसेस जिंदा रहने के लिए जरूरी है। रिप्रोड्यूस करना कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है मैम, अगर हम बच्चे पैदा नहीं भी करेंगे तो भी हम जिंदा रहेंगे। तो फिर ये बताओ, वाई डू ऑर्गेनिजम्स डू रिप्रोडक्शन? बोलिए जल्दी। अब ये सवाल पूछा जाता है 3 नंबर में कि बताओ रिप्रोडक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, रिप्रोड्यूस करना क्यों जरूरी है। पहली इंपॉर्टेंट चीज तो ये लिख लेना कि रिप्रोडक्शन इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस। जिंदा रहने के लिए एक तो जरूरी नहीं, ऊपर से दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एनर्जी बहुत वेस्ट होती है, एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस है, एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस है सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो ये बताओ, इतनी मुश्किल से एनर्जी ऑब्टेन कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, खाने कहां कहां से इंतजाम कर रहे हैं, एनर्जी सिर्फ लेने के लिए बॉडी में, और फिर एनर्जी एक फालतू की प्रोसेस में वेस्ट कर रहे हैं। रिप्रोड्यूस करना जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है, फिर क्यों करना है? ये 2 पॉइंट है। तो इनसे क्वेश्चन ये उठता है कि क्या एडवांटेजेस हैं रिप्रोडक्शन की, क्या एडवांटेज? हाँ जी बोलिए। अगर मान लो आज सारे ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस करना बंद कर दें, क्या होगा अगले कुछ सालों में, 100 सालों बाद क्या होगा? मान लो छोटा बच्चा भी वो भी रिप्रोड्यूस करना सब बंद कर दे, अब क्या होगा? मैम होगा ही नहीं कुछ। कौन पता कौन धनंजय था, किसका धनंजय कुछ पता नहीं, कौन देव किसका पाल कुछ पता नहीं, है ना। कौन प्रणव, इसको सीधे करना, कुछ पता नहीं कौन प्रणव किसका प्रणव, है ना। सो पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैम अगर रिप्रोड्यूस करना कोई भी बंद करेगा ना, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोड्यूस करना बंद करेगा तो पहली इंपॉर्टेंट चीज है एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी भैया, कॉन्टिन्यूटी खत्म हो जाएगी, है ना। क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूटी बचे कहाँ? अब भाई तुम्हें दिखाना है धरती पे कि हमें है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा स्पीशीज को, ठीक है, सभी के लिए, सारी स्पीशीज के लिए, कोई ह्यूमन बींग्स के लिए अलग से नहीं है, सबके लिए। फ्लावरिंग प्लांट्स को अगर रहना है जिंदा तो रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा, दिखना है तो।
जो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा वो वहीं खत्म। इसका मतलब यहां पर 3 इंपॉर्टेंट बातें ये लिख लेना। वो तुमसे केस स्टडी में पूछ सकता है, वो कुछ भी पूछ सकता है, ऐसे एक सवाल बना के तुमसे कि बताओ ये लाइफ प्रोसेस नहीं है, एनर्जी उल्टा ज्यादा खर्च हो रही है, तो बताओ क्यों करना है। ठीक है, तो अब मैं लिखाती हूँ तुम्हें क्यों करना है। आओ जरा, हाँ जी लिखो। ये तुम्हें ऐसे भी पूछ सकता है सवाल, ऐसे भी आंसर विल बी सेम। वो तुमसे पूछ सकता है कि व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, तो भी यही आंसर होगा। वो तुमसे पूछ सकता है एडवांटेजेस लिखो रिप्रोडक्शन की, क्या एडवांटेजेस हैं, तो भी आंसर यही होगा। पहले लिखो, हाँ जी पहली एडवांटेज क्या है, लिखो जल्दी। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस टू शो, organisms reproduce to show their existence and to maintain continuity of life. भाई रिप्रोड्यूस बंद कर दोगे ना करना तो बस कुछ नहीं, सब खत्म है मामला, वहीं खत्म, दिखोगे भी नहीं कहीं। पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि मैम रिप्रोडक्शन जब करते हैं ना कोई भी ऑर्गेनिज्म, स्पेशली अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं जहां पर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो वहां पर मैम क्या होती है, शफलिंग ऑफ जीन्स होती है। अभी आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं उस प्रोसेस को। तो वो होती है जिसकी वजह से अगर एक पेरेंट की भी बात करें ना, मान लो एक बच्चा है कोई, उसके मदर है और फादर है, उनके अंदर जितने गेमीट्स बनते हैं ना पूरी लाइफ टाइम में, वो भी अलग अलग बनते हैं। ठीक है, देखो भाई बहन होते हैं एक ही पेरेंट के, वही फादर है वही मदर है, बच्चे चाहे 3-4 हो, सबकी शक्लें अलग, सारे अलग। कैसे? इसका मतलब जो गेमीट्स बनते हैं ना वो भी अलग अलग बनते हैं। क्यों? क्योंकि शफलिंग ऑफ जीन्स होती है। तो लिखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वैसे बेसिकली ये ज्यादा होता है। लिखो, reproduction involves shuffling of genes. Because of this, या due to which variation and evolution takes place. ये तो पता है ना कौन कहां से बना है। तुम कहां से बने हो? मछली से बने, एम्फीबियंस, मेंढक वगैरह, उनसे बने रेप्टाइल्स। रेप्टाइल में कौन कौन आता है? गिरगिट, ये सब। ठीक है, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, और इनसे फिर हम बने हैं, बर्ड्स, और हम रेप्टाइल से बने हैं दोनों। तो ये कैसे बने हैं? ये इसी की बदौलत बने हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था, धीरे 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 जीन्स में शफलिंग हुई, जीन्स में चेंज हुआ, डीएनए में चेंज आया, और डीएनए में चेंज आते आते देखो कितने टाइप के प्राणी बन गए। तो ये लिख लो तुम। हाँ जी, स्पाइसेस क्या होती हैं? लिख लो फटाफट, जल्दी जल्दी लिखो, बातें कम करो बेटा, बातें करोगे तो फिर लिखोगे कैसे? बड़ा चैप्टर है, चैप्टर सारे बड़े हैं। इलेक्ट्रिसिटी पे बड़ा चैप्टर बच रहा है अभी, कार्बन कंपाउंड बड़ा चैप्टर बचा हुआ है अभी, हेरिडिटी छोटा सा है, आवर एनवायरनमेंट तो ना के बराबर है, वो तो इजी चैप्टर है, और बस मैग्नेटिज्म। और कोई चैप्टर बचा है क्या? इतने सारे तो गिनवा दे, सारे बच्चे हुए हैं, जल्दी करो। लिख लिया? तो फिर रुके क्यों हैं? हाँ जी, ते लिख लिया क्या? पप्पी तो नहीं घुस गया? हाँ बेटा, बैठूंगी अभी साइड में, जल्दी करो। हो गया? हो गया क्या? आओ। हाँ जी, एक चीज और बताओ, पेरेंट्स से क्या चीज आती है तुम्हारे अंदर? डीएनए। और डीएनए कहां बैठा होता है? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर वो क्या चीज है जिस पर डीएनए है? जो बेसिकली 9th क्लास में क्रोमोसोम, एग्जैक्टली। न्यूक्लियस है। सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम बेसिकली किसके बने हुए हैं? डीएनए और प्रोटीन्स के। पढ़ के आए हो 9th क्लास में। होता क्या है मैम, किसी भी पेरेंट से बच्चे के अंदर डीएनए आता है, और उस डीएनए की वजह से ही हमारे कैरेक्टर सेम है। कभी देखा है कि इंसान का बच्चा कुत्ते जैसा? क्यों नहीं होता? इंसान जैसे ही होता है ना? हाँ, बॉयज में एक्सेप्शन ये अपना चलता रहता है इनका कि ये देखो मैम, इसको देख लो, ये लगे ये लगे। तो भैया वो रिप्रोडक्शन की देन है
कि इंसान का बच्चा जो है वो इंसान ही है, भालू का बच्चा जो है वो भालू ही है। कुछ और भी तो हो सकता था, हाथी का बच्चा जो है वो हाथी ही है। ऐसा तो नहीं कहा हाथी इंसान को लिए घूम रहा है, नहीं ना, वो डीएनए की बदौलत है। ये लिखो, एवोल्यूशन की कहानी लिखो। मछली से बने कौन? एम्फीबियंस। एम्फीबियन से बने रेप्टाइल्स, और रेप्टाइल से हम भी बने और चिड़िया भी बनी है, हैं? तो ये एवोल्यूशन ये कैसे हुआ है? धीरे धीरे ये वेरिएशन की वजह से हुआ है कि डीएनए में चेंज आया है। नहीं तो तुम ना बनते, तुमसे भी कुछ और बन सकता है फ्यूचर में, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, थर्ड चीज लिखो जरा कि थर्ड एडवांटेज क्या है, लिखो फटाफट। लिखो ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तुम्हारे अंदर क्या है जेनेटिक मटेरियल? ज्यादातर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या है? डीएनए है सभी में, ज्यादातर में क्या, वायरस तो नॉन लिविंग होता है ना, उसके अंदर आरएनए भी मिल जाता है कभी कभी। देखो ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल हेल्प्स टू मेंटेन, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल हेल्प्स टू मेंटेन बेसिक फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, बेसिक फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। आयुष्मान ज्यादा खुजली हो रही है क्या? आजा हम खुजाएं इधर आगे, आजा जल्दी, आजा जल्दी, उठ के आ इधर, यहाँ आजा बेटा, बहुत डिस्टर्ब करता है जिस दिन आता है। आजा इधर, इधर आ जल्दी, आजा, तू इधर हंसना ही क्यों है? इधर आजा, आजा जल्दी बेटा जल्दी, बहुत डिस्टर्बेंस है, इधर आजा। जहां बैग रखा हुआ है ना उस पर बैठ, वहां बैठ चुपचाप, क्योंकि आरुष को भी चाहिए कोई ना कोई। खुजली कर रहा था तू इसके, मैंने देखा था तुझे ऐसे से कर रहा था, हैं? क्या कर रहा था इसे? धक्का मुक्की दे रहा था छोड़ने को? अच्छा, एक लगाता है इसके। किससे बातें कर रहा था ये? तेरे से? कुछ नहीं, तुम सारे शरारती हो। हाँ जी, एडवांटेज क्या है? रिप्रोडक्शन क्या है? विभोर, विभोर तो आजकल पता नहीं कहाँ ही रहता है। हाँ जी, रिप्रोडक्शन क्या है? पार्थ बताएगा। पार्थ, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? क्या है? भाई कल से रजाई लेके आना, इधर ठंड लग रही है यहाँ बैठ के। क्या है रिप्रोडक्शन? जल्दी बताओ प्रोसेस। मैम ये एक बेसिक सी प्रोसेस है जो सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, जिससे ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? अपना नंबर इंक्रीज करते हैं बेसिकली। और ऑर्गेनिज्म कैसे बनाते हैं? अपने से आइडेंटिकल नहीं बनाते, सिमिलर वर्ड यूज करना है, इसके अलग सिग्निफिकेंस है। ऑर्गेनिजम्स गिव राइज टू द ऑफस्प्रिंग्स व्हिच आर सिमिलर टू इटसेल्फ, उनके जैसे, बिल्कुल हूबहू नहीं होंगे, ठीक है, उनके जैसे होंगे। भी पढ़ेंगे कैसे मैम, ठीक है। फिर एडवांटेजेस क्या पढ़िए? क्यों रिप्रोड्यूस करते हैं? एनर्जी खर्च हो रही है फालतू की, और ऊपर से लाइफ प्रोसेस भी नहीं, जिंदा रहने के लिए जरूरी भी नहीं है, फिर क्यों रिप्रोड्यूस करना है? जल्दी बताओ मैम। अगर हमें धरती पे अपनी एग्जिस्टेंस दिखानी है, कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रखनी है किसी भी ऑर्गेनिज्म को, हमें क्या किसी को भी, अगर भालू को दिखना है इस धरती पे तो रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा, मछली को दिखना है तो रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा। बहुत सारी स्पीशीज जो एक्सटिंक्ट हो जाती है किसी ना किसी अलग अलग कारण से, ठीक है, वो फिर कभी नहीं आ पाती बेचारी। किसी किसी के अंडे रख लिए हैं साइंटिस्ट लोगों ने फ्रीज करके कि कभी जरूरत पड़ी तो चलो देख लेंगे, रिप्रोड्यूस करवा के ना, स्पर्म्स और एग्स स्टोर कर लिए हैं ऑर्गेनिजम्स के, हैं बहुत सारे ऐसे, ठीक है, लेकिन खत्म नहीं होना में कॉन्टिन्यूटी के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है मैम? जब ये रिप्रोडक्शन वाली प्रोसेस होती है ना, जीन शफल होते हैं, स्पेशली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसमें मैम इवोल्यूशन होता है, नई नई स्पीशीज बनती है। देखो ये ट्रेंड है हमारे बनने का, हम बनते ही ना कभी भी, अगर ये चेंजेस ना आते तो हम होते ही ना, हम पढ़ना रहते उसको, वाओ, है ना, लेकिन हम लकी नहीं है, तो आगे भी कुछ बन सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये तीन ही लिखवाई है, और भी हो सकते हैं, कोई 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो 3 इनफ है, ठीक है, डिटेल लिखनी है। क्या है कि मैम जब रिप्रोडक्शन होता है डीएनए ट्रांसफर होता है सभी के अंदर, चाहे बैक्टीरिया के बच्चे पैदा हो रहे हैं, सुन लो ये चीज मिसकंसेप्शन मत पाल लेना कि सिर्फ हमारे में डीएनए ट्रांसफर हो रहा है, सब में, चाहे कोई पेड़ बने, चाहे कोई बैक्टीरिया बने, चाहे कोई प्रोटिस्ट बने, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग रिप्रोड्यूस करे, वो डीएनए ट्रांसफर करेगा ही करेगा, उसी की वजह से उसके बेसिक फीचर होते हैं।
अब इधर आ जाओ, एक टर्म है स्पीशीज, बहुत बार आएगी इस चैप्टर में भी, अगले हेरिडिटी वाले चैप्टर में भी आएगी कि स्पीशीज किसको बोलते हैं। हाँ जी, किसको बोलते हैं स्पीशीज, पढ़ा है पहले कभी? हमारी स्पीशीज क्या है? होमोसेपियंस। पढ़ना चाहिए था 9th क्लास में, लेकिन तुमने ये चीज नहीं पढ़ी थी। हर एक स्पीशीज को लिखने का एक तरीका होता है। ये क्या है? ये हमारा बायोलॉजिकल नेम है मैम, ये हमारा बायोलॉजिकल नेम है। और मैम जो इसका पहला वर्ड होता है ना, इसको बोलते हैं जीनस या फिर जेनरिक नेम, एक ही बात है। क्यों पढ़ा रही हूं मैं ये? क्योंकि अभी अगले वाले चैप्टर में पढ़ना है। मटर का क्या है साइंटिफिक नेम? पहले भी बताया था एक दिन, जल्दी बताओ, मटर का साइंटिफिक नेम क्या है? पी। वाह, जल्दी बताओ। और ये दूसरे वाला जो नाम होता है ना, ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ये स्मॉल लेटर से इसको कहते हैं स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीशीज नेम। हाँ जी, मटर का नाम बताओ, एक दिन पहले बताया था, जल्दी। पाइसम सटाइवम। तो ये दो तुम्हारे कोर्स में तुम्हें याद रखने हैं। ये बताया छुई मुई का क्या नाम था साइंटिफिक नाम? छुई मुई, मिमोसा पुडिका, एग्जैक्टली। तो वो भी साइंटिफिक नेम था। कैसे लिखा था? ऐसे लिखा था मैम, समोसा नहीं, नामोसा है, मिमोसा पुडिका। देखो पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है, जीनस नेम का पहला लेटर हमेशा कैपिटल, और दूसरा लेटर जो होता है स्पीशीज का जो पहला लेटर होता है वो हमेशा स्मॉल होता है। यहाँ पी स्मॉल है, यहाँ एस स्मॉल है। ऐसे ही मटर का नाम है पाइसम सटाइवम, ये तुम्हारे कोर्स में है, ये पता होने चाहिए। ये मटर है, अगले चैप्टर में आएगा, ये पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। छुई मुई का नाम है, ठीक है, और ये तुम्हारा खुद का नाम है। तो इनको लिखने के कुछ तरीके हैं। अब ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें बोल रही हूं कि स्पीशीज क्या होती है। स्पीशीज की बहुत बार डेफिनेशन आती है क्रोमोसोम के साथ लिखने के लिए। हाँ जी मैम, आपने ये कुछ लिखा है स्पीशीज नेम, हमारी स्पीशीज है सेपियंस। स्पीशीज का क्या मतलब होता है? स्पीशीज का मतलब होता है बहुत सारे वो ऑर्गेनिजम्स जो आपस में इंटरब्रीड करके बच्चे पैदा कर सके। ध्यान से सुन लो, हाँ जी, वो सारे ऑर्गेनिजम्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो क्या कर सकें, जो आपस में इंटरब्रीड करके रिप्रोड्यूस करके बच्चे पैदा कर सकें, उनको बोलते हैं एक स्पीशीज के। जैसे हम लोग सारे इंसान, चाहे ह्यूमन बीइंग इंडिया का हो, चाहे चाइना का हो, चाहे जापान का हो, हम सारे क्या, हम सारे एक ही स्पीशीज है। कौन सी स्पीशीज है? सेपियंस, ठीक है। तो स्पीशीज की एक डेफिनेशन होती है। क्या डेफिनेशन है? कि वो लोग जो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकें और बच्चे पैदा कर सकें। बच्चे भी कैसे होने चाहिए? फर्टाइल, ठीक है। ये डेफिनेशन है इसकी टेक्निकल, लिखो जरा। ये इस चैप्टर में भी आएगा, अगले चैप्टर में भी आएगा, लिखो। ग्रुप, हाँ क्या? उनकी नहीं करवानी ना, ऐसे तो गधे और घोड़े की भी आती है, ऐसे तो गधे और घोड़े की भी हो जाएगी, लेकिन उनके बच्चे वो नहीं है। वो सुना है खच्चर? खच्चर किसका बच्चा होता है? गधा और घोड़ी, है ना? हाँ सीरियसली, एक हिनी होती है, एक म्यूल होता है। एक हिनी होती है, एक म्यूल है। गधे और घोड़े के बच्चे हैं दोनों, ठीक है। मेल और फीमेल उनके अलग होते हैं, ठीक है। मतलब तो दो स्पीशीज हो गई ना, उनको नहीं कंसीडर करना। क्यों? क्योंकि म्यूल और हिनी जो है वो बच्चे नहीं पैदा कर सकते। पूरी टेक्निकल डेफिनेशन सुन लो क्या है। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो इंटरब्रीड करें, बच्चे पैदा करें, और उनके बच्चे फर्टाइल हो, मतलब उनके बच्चे भी आगे बच्चे पैदा कर सकें। तो जो म्यूल और हिनी है ना, वो दो अलग अलग स्पीशीज के बंदे हैं, गधा और घोड़ा, उनके बच्चे हैं, लेकिन बच्चे नहीं पैदा कर सकते, ठीक है। वो इसलिए वो ऑर्गेनिज्म नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। सुनो ध्यान से, लिखो लिखो, स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इनको इसमें पूरा इंटरेस्ट है, जल्दी आओ लिखो। स्पीशीज, हाँ बहुत आएंगे इसमें, तो तुम्हें बहुत डाउट भर भर के आएंगे, सारे डाउट इस चैप्टर में आएंगे। हाँ बता दूंगी, रुक जाओ। स्पीशीज इज डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। स्पीशीज इज डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स which can interbreed and produce fertile offspring। fertile offspring तो कहीं का भी बंदा है, ह्यूमन बीइंग कहीं का भी है, सारे होमोसेपियंस हैं। तो जितने होमोसेपियन है सारी एक ही स्पीशीज सबकी, इंडिया का हो, चाइना का हो, जापान का हो, कहीं भी जाके शादी कर सकते हो तुम, ठीक है। पूरा स्कोप है वर्ल्ड वाइड। हाँ और क्या, हाँ जी।
हाँ हाँ, खच्चर क्या, कौन पैदा करता है? बोझ होने के लिए। इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, नहीं घोड़े ज्यादा स्ट्रेंथ है इसकी, है गधे से ज्यादा स्ट्रेंथ है खच्चर की। ये सुनो बात ध्यान से, जैसे प्लांट की स्पीशीज बनती है ना, ये चावल खुशबू है इसमें, इसकी वो ज्यादा है, इसका ग्रेन साइज बड़ा है, तो ऐसे ही इनकी हाइब्रिडाइजेशन हुई है गधे और घोड़े से। इनकी पोटेंशियल, भाई पहाड़ों पे चढ़ाते हैं सामान लेके, भाई उसकी पोटेंशियल कम है, उसकी पोटेंशियल कम है खच्चर की पोटेंशियल ज्यादा है घोड़े और गधे से। बेटा उसकी एप्लीकेशन ज्यादा है, यही रीजन है। आओ, हाँ जी, एक घोड़े गधे, उसकी नहीं पढ़नी तुमने, अपनी पढ़नी है, तरह जाओ आगे पढ़ लेंगे। हाँ जी, अब अगला सवाल ये पूछती है एनसीईआरटी, तुमसे पहले तो ये पूछा है तुमसे रिप्रोडक्शन क्या है, क्यों करनी है, वो सब हमने कर लिया है, ठीक है, लिख लिया कि भाई यूं इसलिए करनी है। अब वो तुमसे ये पूछ रहा है कि रिप्रोडक्शन में जो बच्चे पैदा होते हैं क्या वो हूबहू सेम है या उनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, सुनो ध्यान से, किसी की भी रिप्रोडक्शन हो कभी भी बिल्कुल ही आइडेंटिकल बच्चे नहीं होंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली हूबहू जुड़वा बच्चे नहीं होंगे कभी भी, ऐसे वाले जो जेनेटिकली जुड़वा हो। ठीक है, तो यही पढ़ना है। अब ध्यान से सुनो, अब इसमें थोड़ा सा यहां पर तुम्हें एक दो एग्जाम्पल्स आएंगे, एग्जाम्पल अपनी तरफ से तुम मॉडिफाई भी कर सकते हो, बट अगर यही कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सुनो ध्यान से, प्रणव सीधे बैठो, आओ जरा। हाँ जी, अगर ऑर्गेनिजम्स का ब्लूप्रिंट सिमिलर होता है, व्हाट इज ब्लूप्रिंट? नो, फिंगरप्रिंट और ब्लूप्रिंट में ये डिफरेंस है। फिंगरप्रिंट तुम अपने ऑल्टर करवा सकते हो, तुम जाके अपनी सर्जरी करवा सकते हो, लेकिन तुम डीएनए की कोई सर्जरी नहीं करवा सकते। तो ब्लूप्रिंट इतनी तगड़ी चीज है, इसको तुम कभी ऑल्टर नहीं कर सकते, चाह के भी ऑल्टर नहीं कर सकते। तुम्हारी हर एक सेल में सेम ब्लूप्रिंट है, इनको ऑल्टर किया जा सकता है। ठीक है, एक ये वाली चीज है, आइरिस का स्कैन देखा होगा, एयरपोर्ट्स वगैरह में बहुत कॉमन है। किसी भी वैसी कंट्री में जाओगे ना जहां थोड़ा इनकी जो एजेंसीज होती है वो ज्यादा प्रोटेक्टिव होती है कंट्री को लेके, जैसे इसराइल वगैरह, जब मैं और सर इसराइल गए थे तो पूछो मत बस क्या क्या होता है, पूरा स्कैन एकदम आइरिस स्कैन, और उनका डिटेल इंटरव्यू लेते हैं वो जो भी उनकी कंट्री में घुस रहे होते हैं ना। मतलब ऐसा नहीं यूएस चले जाओ घूमते फिरते चले जाओ, ठीक है, स्वीडन चले जाओ, सिंगापुर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, है वो फिर पूरा पूछते हैं, पूरा डिस्क्रिप्शन। जैसे निर्वाण का सरनेम नहीं था मेरे बेटे का, मैंने रखा नहीं था उसका सरनेम, अब उसके पासपोर्ट पे कोई सरनेम नहीं है, अब मेरा और सर का सिंह है, अब वो उनको कंफ्यूजन की पता नहीं कहाँ से बच्चा ले आए उठा के तो ये चीज़ फिर उनको करने में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे खैर हमारे पास, तो जो लीगली जाते हैं उनको कोई दिक्कत ज़्यादा होती भी नहीं है, लेकिन बहुत बहुत जांच होती है हर चीज़ की। ठीक है, तो भैया तुम इसको ऑल्टर नहीं कर सकते, तुम इसको भी ऑल्टर कर सकते हो, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े वो हैं, डॉन कहते हैं ना, डॉन, वो बैठ जाते हैं अपनी ये चीज़ें सारी ऑल्टर उल्टर करवा के, उनको कोई बस अपनी सर्जरी करवा के कुछ भी। ठीक है, लेकिन डीएनए नहीं चेंज हो सकता। अगर आपके पास हल्का भी आपका जेनेटिक किसी का है, मान लो कि कोई बेटा है किसी का बाप क्रिमिनल था बहुत तगड़ा, बेटे का डीएनए मैच करके पकड़ लेंगे। ठीक है, तो ये है ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट का मतलब है डीएनए कहां होता है मैम, ये है हमारी एक सेल, ये है न्यूक्लियस, और हमारे अंदर कितने, अगर हम अपनी बात करें, हाँ जी कितने क्रोमोसोम्स हैं मैम? 46। एक सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है, और मैम ये क्रोमोसोम ऐसे होते हैं धागे धागे जैसे, याद है कुछ शक्ल ऐसा याद है? 9th क्लास में पढ़ा था कि क्रोमोसोम होते हैं, 2 बाजुएं होती हैं। हाँ जी, पढ़ा है किसी ने क्रोमोसोम पहले? क्रोमोसोम पे क्योंकि बोर्ड्स में फेवरेट सवाल है, मैं पढ़ा रही हूं तुम्हें इससे डिटेल में कि ये कैसे, इसकी शक्ल कैसी और कैसा दिखता है। ये ऐसा मान लो भी कि ये क्रोमोसोम है, और तुम्हें पता है क्रोमोसोम पे क्या होते हैं मैम, कहीं कहीं पर ना छोटा छोटा डीएनए जो है वो फंक्शनल होता है बहुत, जो हमारे काम का होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? जीन। ध्यान से सुनो, बहुत सारी टर्म्स आएंगे अभी यहां पर जो तुम्हारी नींद उड़ा देंगी। डीएनए और प्रोटीन, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों? हाँ जी जल्दी बोलो, डीएनए और प्रोटीन मिलकर क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम। या फिर बताओ जल्दी, एक और चीज पढ़ी थी 9th क्लास में, क्रोमैटिन मटेरियल। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम ही है, बस इनकी शक्ल का फर्क होता है, पढ़ा रही हूं। ठीक है, डीएनए और प्रोटीन मिलके बनाते हैं क्रोमोसोम या फिर क्रोमैटिन, और मैम इस क्रोमोसोम के ऊपर पड़े होते हैं इस तरीके से फंक्शनल डीएनए, उसको जीन बोलते हैं। देखो
हमारे हमारा जीन हमारे बहुत सारे जीन्स होते हैं, बहुत सारा डीएनए है, लेकिन कुछ ही काम के होते हैं। 30% या 20% ही जो है वो काम के, बाकी सब वेस्ट जीन्स होते हैं। ठीक है, जीन्स करते क्या है तुम्हारी बॉडी में? जीन्स नहीं, जीन। उधर चल, वहां बैठ। घर से किस टाइम निकलेगा, मतलब एक सवाल है, कब निकलेगा? निकला तो हुआ है। वहां भी तो कुछ भी बोल रहा था, ये भी यही कह रहा है, ये तुझे कह रहा है कुछ भी बोल रहा है। पढ़ना नहीं, नए से कुछ भी बोलना है। सुन लो चुपचाप, बड़े बड़े चैप्टर से पढ़ना है नहीं, इधर इनकी अलग मस्ती चलती रहती है। हाँ जी, हाँ बहुत, बिल्कुल ध्यान से सुनो। रिप्रोडक्शन में आइडेंटिकल बच्चे नहीं होते हैं, पहली इंपॉर्टेंट चीज। कभी भी स्टेटमेंट, असर्शन, रीजन कुछ भी आए, आइडेंटिकल बच्चे नहीं होते। बच्चे कैसे होते हैं? सिमिलर। सिमिलर का मतलब है बिल्कुल हूबहू, एग्जैक्टली सेम नहीं है, रेप्लिका नहीं है, कुछ डिफरेंसेस हैं, उसको सिमिलर बोलेंगे। आइडेंटिकल वर्ड होगा तो स्टेटमेंट गलत है इसका मतलब। ठीक है, आता है, बहुत कॉमन सा सवाल है। इसका मतलब मैम अगर डीएनए सिमिलर है तो बॉडी डिजाइन सिमिलर है। हाँ जी, सिमिलर बॉडी डिजाइन का क्या मतलब है? बॉडी डिजाइन क्या होता है? बॉडी डिजाइन का मतलब है जैसे ह्यूमन बींग्स है, 2 कान है, 2 हाथ हैं, 2 पैर है, 1 नाक है, तो वैसे सेम बच्चे के पास ऐसा तो ना अलग से तीसरा कान कहीं और लटका हुआ है ना, यहां से बाजू यहां की बजाय यहां से निकली हुई है, नहीं। तो इसको कहते हैं सिमिलर बॉडी डिजाइन। इसको क्या बोलते हैं? सिमिलर बॉडी डिजाइन। अब वो अलग बात है कि मैम पापा के हाथ तो इतने लंबे, मेरे तो इतने, तो वो हो सकता है, इसीलिए सिमिलर है। एक बच्चा बड़ा होके कैसी रूप धारण करेगा, कैसा रूप धारण करेगा, वो डिपेंड करता है उसके जीन्स में, कि उसके पास मम्मी से और पापा से कैसे जीन्स आए हैं। इसका मतलब एक इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें ध्यान रखनी है कि आइडेंटिकल नहीं है, सिमिलर है। डीएनए सिमिलर, बॉडी डिजाइन सिमिलर, इसीलिए जो ऑर्गेनिज्म है वो भी देखने में सिमिलर लगते हैं। इंसान का बच्चा इंसानी लगता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर इंसान का ही डीएनए है। ठीक है, ये लाइन लिखो, फिर मैं तुम्हें एक लाइन लिखवा रही हूं, ये लिखो, ये लिख लो, ये नोट कर लो। सिमिलर ब्लूप्रिंट, सिमिलर बॉडी डिजाइन, और उसके बाद सिमिलर ऑर्गेनिज्म। बेटा तुमने तो कह दिया, लिख लिया, इसलिए हटा दी मैंने। अब बेटा तुमने बोला ही नहीं। अब एक बार मैं तुम्हें वो समझा देती हूँ जो 9th क्लास में तुमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सेल न्यूक्लियस, उसका स्ट्रक्चर बना लो, और क्रोमोसोम। क्रोमोसोम पिछले चैप्टर में पढ़ा था क्या? कहीं नहीं पढ़ा था? अब पढ़ लेते हैं, जो मन करे लिख लो, नीचे वाला रहने दो, ऊपर वाला लिख लो बस। सिमिलर ब्लूप्रिंट मतलब डीएनए, इंसान का डीएनए आएगा तो इंसान का ही बच्चा बनेगा, ये मतलब है इस चीज का। सिमिलर ब्लूप्रिंट, सिमिलर बॉडी डिजाइन, सिमिलर ऑर्गेनिज्म। अगर इंसान का डीएनए है तो इंसान जैसे ही 2 हाथ आएंगे, 2 पैर आएंगे, 1 नाक आएगी, 1 सर आएगा, 2 कान आएंगे, सब कुछ इंसान जैसे ही आएगा। तो वो कहां है? ये बॉडी डिजाइन कहां से आ रहा है? ये आ रहा है डीएनए से। गधे का डीएनए आएगा तो गधे बनोगे। ठीक है, अब घर वाले तो हमें गधे ही बोलते हैं वैसे, पूछ लेना उनसे कि कैसे। ठीक है, मतलब पूछ सकते हूं। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म हो गया। और भाई साहब आरुष लिख लिया? आरुष लिख लिया बेटा? और पीछे बातें कर रहा है, आओ। अब एक डायग्राम बना लो जिसको 9th क्लास 1 में दिक्कत है, बनाओ जल्दी। भाई एक सेल होता है, न्यूक्लियस में थोड़ा बड़ा बना रही हूं, क्रोमोसोम एक ही बना रही हूं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होते हैं, तुम एक ही बना लो, लेबल कर लो। ये क्या होता है? हाँ जी, क्रोमोसोम के सेंटर को क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। हाँ जी, ये बाजू को क्या बोलते हैं क्रोमोसोम की? क्रोमैटिड। लिखो, ये आता है 3 नंबर में क्रोमोसोम पे लिखने के लिए। और आज मैं तुम्हें 3rd चैप्टर के पीवाईक्यूज भेज दूंगी, आर्म ऑफ क्रोमोसोम, और टेस्ट कल ही होगा। कोई बात नहीं बेटा, आई विल बी मोर देन हैप्पी इफ विल गेट 0। करो जल्दी। हाँ जी, क्रोमोसोम पे आएगा 3 नंबर का सवाल, तो आपको पहले डायग्राम बना देना कि भाई क्रोमोसोम ऐसी शक्ल का दिखता है। कैसी शक्ल है इसकी? ऐसी है, यहां लिख रही हूं।
क्या पढ़ा था 9th क्लास में, जल्दी बताओ जिसने पढ़ा था। क्रोमोसोम की कैसी शेप होती है? रॉड शेप का होता है मैम, रॉड शेप स्ट्रक्चर। किस चीज का बना हुआ होता है? डीएनए एंड प्रोटीन्स मेड अप ऑफ। डीएनए की फुल फॉर्म बताओ जल्दी कोई, लिखो। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बट इतना ही लिख लोगे बहुत है 10th क्लास तक तो, ठीक है। क्या क्या लिख लिया कि भाई क्रोमोसोम ऐसी शक्ल है इसकी, किस किस चीज का बना हुआ है, डीएनए, और उसमें साथ साथ में कहीं कहीं पे लिपटे हुए प्रोटीन्स हैं। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग नंबर होता है। अगर बैक्टीरिया की बात करें, पढ़ के आए हो लास्ट ईयर 9th क्लास में, प्रोकैरियोटिक सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? हाँ जी, प्रोकैरियोटिक सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तू प्रोकैरियोटिक है। बैक्टीरिया में एक होता है, एक क्रोमोसोम है ना, प्रोकैरियोटिक सेल में एक होता है, बाकी सब में एक से ज्यादा होंगे, चाहे वो कोई भी है, ठीक है। और ये बातें लिख लो, ये सब लिख लो कि इसके सेंटर को बोलते हैं सेंट्रोमियर, इसकी एक बाजू को बोलते हैं क्रोमैटिड, और दूसरी बाजू क्या है? वो भी क्रोमैटिड है। ये एक क्रोमैटिड है जिसमें पिंक कलर किया है, और जो ग्रीन वाली है वो एक है। इसका मतलब दो बाजू हैं एक क्रोमोसोम के पास। ये पूरा क्या है? ये पूरा क्रोमोसोम है। कोने का भी नाम होता है, ये जो एजेस होती है ना, इनको टीलोमियर कहते हैं। हाँ, सब लिखना है, पेपर में बनाना है, ये पेपर में आता है 3 नंबर में, क्रोमोसोम को पूरा एक्सप्लेन करो। तो पेपर में मैं थोड़ा ना जाऊंगी, पेपर में तो बनाना पड़ेगा बेटा, नोट्स अच्छे से बनाओ जल्दी। अब ये देख लेते हैं कि रिप्रोडक्शन में होता क्या है मॉलिक्यूलर लेवल पे। एक लाइन लिख लो यहीं पे, क्रोमोसोम के साथ ही लिखो फटाफट। क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल contain information. Chromosome in the nucleus of a cell contain information for inheritance of features. Chromosome in the nucleus of a cell contain information for inheritance of features, inheritance of features from parents to next generation, from parents to next generation, from parents to next generation in the form of DNA, in the form of DNA, parents to next generation in the form of DNA. और एक लास्ट पॉइंट और लिख लो, एक क्रोमोसोम का पूरा शॉर्ट नोट हो जाएगा तुम्हारा 3 नंबर का। एक पॉइंट और लिख लो, डीएनए इन द न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द सोर्स, is the information source for making proteins. डीएनए क्या बनाता है? अगर क्रोमोसोम को ऐसे खोल लिया जाए, डीएनए को अगर इस क्रोमोसोम को खोले ना, इसको क्रोमोसोम की अगर थ्रेड अलग करें तो ये क्या है? ये है डीएनए। और डीएनए के अंदर इस तरीके से बहुत सारे फंक्शनल सेगमेंट्स होते हैं। इनको क्या बोलते हैं बच्चों? जीन्स। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे जीन्स होते हैं डीएनए के अंदर, जीन 1, जीन 2। क्या करते हैं ये मैम प्रोटीन्स बनाते हैं। बनाओ जल्दी वाला डायग्राम। ये अलग प्रोटीन बनाएगा। प्रोटीन क्या करते हैं तुम्हारी बॉडी में? मसल्स बनाते हैं क्या? हाँ जी, प्रोटीन क्या बनाते हैं? आंखों का कलर, बालों का कलर, बालों का टेक्सचर, स्किन का कलर, ये सारा क्या काम है? ये सारा काम डीएनए से आ रहा है। कहते हैं ना स्किन कलर ऐसा है, चेंज कर लेंगे, ऑल्टर नहीं होता है स्किन कलर। कहते हैं फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम लगाने लग रहे हैं जी। कुछ नहीं होगा भैया उससे, वो डीएनए में इंफॉर्मेशन है। डीएनए में जो इंफॉर्मेशन आ गई सो आ गई। बहुत लोग रगड़ा लगवाते हैं हर महीने, फेशियल दे रगड़ा, पता नहीं जैसे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। थोड़ा बहुत बस स्किन की जो टैनिंग होती है वो दूर हो जाती है बस,
ठीक है। इंडिया में टैनिंग को दूर करना चाहते हैं, विदेशों में तुम जाओ वहां टैनिंग चाहिए उनको, वो टैनिंग वाली क्रीम्स लगा के लेटते हैं बीच वगैरह पे कि उनको टैंड बॉडी अच्छी लगती है। मैं कहा इंडिया आ जाओ फिर, बस उनको नहीं अच्छी लगती बहुत वाइट स्किन, वो होता है ना जिसके पास जो होता है उसको पसंद नहीं होता। तो ये इंडियंस बहुत ज्यादा गोरे रंग के लिए होते हैं ऑब्सेसिव, बहुत ज्यादा, उनको गोरा रंग बहुत अट्रैक्ट करता है ऐसे। ये किस किस को देख रहे हैं हर चीज की वैल्यू है भाई, जो जैसे हो, हैप्पी, खुश रहो, मस्त रहो, एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन ये है ना, दिमाग सारा इसी में घुसा रहता है, गोरा काला सफेद चिट्टा, बस इसी में रहता है दिमाग, आगे बढ़ता ही नहीं। आ जाओ जल्दी, सब अच्छा है। भगवान ने अगर आपको स्वस्थ दिमाग और बॉडी दी है तो बेस्ट है वो, ठीक है, उसका यूज करो। कह रहे मन दिया तुम्हें, दिया नहीं, पक्की बात है पार्थ कह रहे हैं नहीं दिया ध्यान से सुनो। हाँ जी, ये क्रोमोसोम की शक्ल, अगर इस क्रोमोसोम को खोलेंगे, ए पार्थ, अगर इस क्रोमोसोम के धागे खींचेंगे ना तो ऐसा धागा निकल के आएगा बहुत बड़ा, हमारे अंदर 2.25 मीटर का होता है इतना लंबा धागा। अगर क्रोमोसोम को खोलते हैं ना पूरा डीएनए तो 2.25 मीटर का है, देख लो तुम। अब ध्यान से सुनो, इसके अंदर ये कुछ कुछ सेगमेंट्स हैं जिनको जीन्स कहते हैं, लिख लो। जीन्स क्या होते हैं बताना जरा, 9th क्लास में वैसे बातें पढ़ रखी हैं तुमने, लेकिन तुम्हें कहाँ याद होंगी, अगले चैप्टर में भी काम आएंगी, इसलिए अभी यही पढ़ा देती हूँ क्योंकि यहां भी काम आएंगी। हाँ जी, जीन क्या होता है, लिख लो, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, काम का डीएनए। और काम का क्यों है ये, क्योंकि मैम ये बॉडी में बनाता है प्रोटीन्स। हाँ जी, प्रोटीन्स क्या करते हैं, प्रोटीन्स ही तो मैम रिस्पॉन्सिबल है हमारी हर चीज के लिए, जैसे हमारा हेयर कलर, हमारी आंखों का कलर, हमारी बॉडी में बहुत सारे प्रोटीन्स बनते हैं इन जीन्स की हेल्प से, तो यही चीजें आती हैं। हाइट, हाइट के लिए अलग प्रोटीन्स है हमारी बॉडी में, सुन रहे हो, तो बस फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, काम का डीएनए। चलो अब आगे काम की चीज पढ़ते हैं। तो ये क्रोमोसोम पे पूरा 3 नंबर का नोट आता है, सब लिख के आ जाना कि रॉड शेप का होता है, सेंट्रोमियर कहलाता है, ये इसकी बाजू को क्रोमैटिड कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें ठीक है, पता होनी चाहिए आपको। किस चीज से बना हुआ है, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। कहां पड़ा हुआ है, क्रोमोसोम पड़ा हुआ है न्यूक्लियस के अंदर। करता क्या है मैम, बेसिकली क्रोमोसोम्स ही जो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आते हैं, और उनके साथ साथ क्या आते हैं, फीचर्स। कहते हैं ना ये चीज मम्मी से मिलती है, पापा से मिलती है इस बच्चे की, तो कैसे वो डीएनए से तो आई ये चीजें। हाँ जी चलिए, अब आ जाओ। अब मैम ये बता दो कि रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे, बिल्कुल बेसिक लेवल पे चले जाते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल पे बताना जरा, रिप्रोडक्शन का सबसे बेसिक लेवल क्या है, कहां से शुरू होती है रिप्रोडक्शन, बिल्कुल बेस पे। मैम मॉलिक्यूलर लेवल पे जाना पड़ेगा। हाँ जी, मॉलिक्यूलर लेवल बोले तो कौन सा मॉलिक्यूल है जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, डीएनए। बताओ जरा क्या होता है जब किसी ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करना है। अगर ह्यूमन बींग्स की बात करोगे, चलो ह्यूमन बींग्स की बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, कहां से शुरुआत होती है ह्यूमन बींग की मैम 2 चीजें चाहिए, क्या क्या, एक मेल पेरेंट और एक फीमेल पेरेंट। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं तो मैम बाय पेरेंटल होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, 2 पेरेंट्स चाहिए। हाँ जी, मेल पेरेंट के अंदर क्या बनते हैं, मेल गैमीट्स, क्या नाम है, स्पर्म्स। फीमेल पेरेंट के अंदर क्या बनते हैं, फीमेल गैमीट, क्या बोलते हैं, एग या फिर मैम ओवम। बताना जरा कैसे बनते हैं, 9th क्लास में पढ़ के आए हो। हाँ जी, मेल पेरेंट के अंदर स्पर्म कौन सी प्रोसेस से बनते हैं, अच्छी डाइट लेने से स्पर्म बनते हैं, वाह, डाइट ले लेना ठीक ठाक। हाँ जी जल्दी बताओ, स्पर्म्स कैसे बनते हैं, कौन सी प्रोसेस से बनते हैं, कह रहे अच्छी डाइट लेने से, नहीं तो नहीं बनेंगे, इसका कहना ये है। मियोसिस, रिलैक्स, कंट्रोल योर टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, वो कंट्रोल रखना है इस चैप्टर में। आओ जरा, मियोसिस क्या होता है ये बताओ। हाँ जी, मियोसिस क्या है, मियोसिस मैम सेल वाले चैप्टर में पढ़ के आए हैं पिछले साल 9th क्लास में, क्या पढ़ के आए हैं, कोई भी डिप्लॉइड सेल से जब क्या बने, हैप्लॉइड सेल, याद है कुछ 9th क्लास में पढ़ा था ना सेल वाले चैप्टर में, लास्ट में बिल्कुल। देखो मियोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, अगले चैप्टर में, तो तुम्हें पढ़नी तो पड़ेगी, तो तुम सीरियसली यही सुन लो, ध्यान से सुनो। मियोसिस में मैम ये होता है कि जो डिप्लॉइड सेल होती है ना, डिप्लॉइड का मतलब है जिसके पास मान लो एक सेल है, 23 और 23 के 2 ग्रुप है, ये डिप्लॉइड सेल है, 23 और 23 के 2 ग्रुप है, ये डिप्लॉइड सेल है। लेकिन जिस सेल के अंदर सिर्फ 23 ही रह जाएं उसको बोलते हैं हैप्लॉइड सेल, ये फर्क है।
तुम्हें पता है मेल पेरेंट के अंदर टेस्टिस के अंदर मैम मियोसिस होती है और स्पर्म्स बनते हैं, फीमेल के अंदर ओवरी के अंदर वो होती है मियोसिस और एग्स बनते हैं, ये पता है। तो किसी भी बच्चे को बनने के लिए दो चीज चाहिए, हमें पता है पहली सेल कौन सी बनती है जब ह्यूमन बींग्स बनते हैं मैम, जाइगोट। जाइगोट हमारी बॉडी की सबसे पहली सेल होती है और हमें पता है 23 क्रोमोसोम इधर से आ रहे हैं, 23 इधर से आ रहे हैं, तो बच्चा कितने क्रोमोसोम वाला बनेगा? 46। मैम अगर 46 से कम ज्यादा हुआ तो या तो बीमारी होगी या फिर बच्चा होगा ही नहीं, ठीक है। बीमारियां होती हैं, अगर एक क्रोमोसोम भी बढ़ जाए ना या घट जाए या बाजू भी कट जाए किसी क्रोमोसोम की, होता है ऐसा, तो बीमारियां होती हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम, ठीक है, लाइनफेल्टर सिंड्रोम, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम 46 का मतलब है हमारी आईडी कार्ड है कि 46 क्रोमोसोम बोले तो ह्यूमन बीइंग, सबका अलग अलग होता है क्रोमोसोम नंबर। अब ध्यान से सुनो, अब तुम मुझे जरा ये बता दो बिल्कुल डीएनए के लेवल पे क्या होता है, बताओ जरा क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? अगर एक सेल से दो सेल बननी है तो क्या होना चाहिए? इस सेल का क्या होता है? हाँ जी, जाइगोट से कैसे बनते हो तुम इतने हट्टे खट्टे लंबे चौड़े? ये तो एक ही सेल है बेचारी पिद्दी सी, ये तो एक सेल है ना जाइगोट, इससे तुम कैसे बनते हो? क्या होता है इसमें ऐसा जादू मंत्र है? मैम ये सेल बार बार क्या करती है? डिवाइड। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? माइटोसिस। अब ध्यान से सुनो बिल्कुल सीरियसली, जाइगोट मैम एक सिंगल सेल है। देखो अगर ह्यूमंस का बच्चा बनना है तो स्पर्म चाहिए, एग चाहिए, एक सेल बनेगी, कौन सी सेल? जाइगोट। 46 क्रोमोसोम है, लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर मिलियंस ऑफ सेल है, कहां से आई, कैसे बने? माइटोसिस। ये भी पढ़ रखी 9th क्लास में। मियोसिस में मैम 46 से 23 क्रोमोसोम बनते हैं, और मैम माइटोसिस में क्या होता है, इस वाली सेल के पास भी 46 है और जितनी नई सेल बनती है उनके पास भी कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। अब वैसे ये 9th क्लास में है, बट मुझे यहां तुम्हें थोड़ा सा ये चीज पढ़ानी पड़ेगी कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक सेल के पास 46 क्रोमोसोम, उससे टूटने के बाद दो बनती है तो भी 46। ये कौन सा जादू है? 23 हो जानी चाहिए थी ना, 23। हाँ जी ये बताओ आप मुझे जल्दी, ये तो मुझे तुम्हें पढ़ाना पड़ेगा पहले, बोलिए जल्दी, ऐसा कैसे पॉसिबल है? बोलो जल्दी, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 46 क्रोमोसोम से नई दो सेल्स बनती है, वो भी 46 वाली? हाँ जी बोलिए जल्दी, बोलो फटाफट, कौन बताएगा? ये बोलना है 9th क्लास में जो पढ़ के आए हो वो बोलना है। माइटोसिस में क्या पढ़ के आए हो 9th क्लास में? यही यहां आंसर है इस चीज का, ध्यान से सुनो मैम। बेसिकली होता ही है, बहुत बस दो ही पॉइंट्स पढ़ लो जितने तुम्हारे काम के हैं, बाकी तो पूरी प्रोसेस तुमने 9th क्लास में पढ़ी है। हाँ जी क्या होता है, 46 क्रोमोसोम वाली जो सेल होती है ना, और उसके टूटने के बाद दो बन रही है, देखो इसी सेल से दो सेल बन रही है, उनके पास भी 46 है। एक्चुअली मैम होता ही है कि जो ये 46 क्रोमोसोम है ना, ये रेप्लिकेट करती हैं, एक प्रोसेस होती है डीएनए रेप्लिकेशन, वो तुम पढ़ते हो वहां हायर क्लासेस में, वैसे तो 9th क्लास में भी था थोड़ा सा, बस इतना डिटेल में मैं नहीं जा रही हूँ। बस तुम ये याद रखो कि मैम जब भी एक सेल को दो बनानी हो ना और सेम डीएनए देना हो तो एक प्रोसेस होती है रेप्लिकेशन की। रेप्लिकेशन को क्या बोलते हैं? कॉपिंग। किसकी कॉपी बना रहे हो? डीएनए की। तो बस तुम इतना ही पढ़ लो कि जब एक सेल से दो सेल बनेंगी बराबर की, इसके पास भी 46 क्रोमोसोम है, इनके पास भी 46 है, तो मैम एक स्टेप होता है डीएनए रेप्लिकेशन का स्टेप या डीएनए कॉपिंग का स्टेप, वो बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं होगा तो दो सेल बराबर बन ही नहीं सकती। लिखो पहले इंपॉर्टेंट बेसिक स्टेप, ये पूछता है वो पेपर में कि बताओ मॉलिक्यूलर लेवल पे या सेल लेवल पे क्या होता है, लिखो डीएनए कॉपिंग। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है डिवीजन ऑफ सेलुलर एपरेटस। इसको तुम ऐसे मान सकते हो, एक बाप है इसके पास 1 करोड़ रुपए हैं और बच्चे दो हैं, दोनों को 1-1 करोड़ देने हैं, तो कहां से देगा, कैसे देगा, कौन सी टेक्निक है, कौन सी टेक्निक से देगा? 1 करोड़ लाने ही पड़ेंगे कहीं से, लोन देगा, देखो वो कह रहे हैं लोन ले ले बाप, या फिर और क्या क्या कर सकते हैं। तो ऐसे होते हैं यहां पे, एक सेल के पास 46 है, दो बेबी सेल बनानी है और दोनों को 46 देना है, तो इसके पास मशीनरी है, इसके पास फायदा यह है कि इसके पास मशीन है, ये 46 बना देगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसको। कौन सी प्रोसेस है, डीएनए कॉपिंग या डीएनए रेप्लिकेशन? अच्छा ये बताना, अगर एक बाप सेल के पास
दो वो थी, क्या बोलते हैं, दो माइटोकॉन्ड्रिया थी और उसको चार चार देनी है दोनों को, तो क्या करे वो? कहां दे देगा? है दो, दे देगा चार चार दे देगा, कह रहा दे देगा, कैसे देगा? देखो ध्यान से सुनो, ये सारा 9th क्लास में पढ़ चुके हो वैसे, लेकिन चलो पढ़ लो यहां भी, सुन लो बस एक चीज लास्ट फिर छोड़ दूंगी मैं तुम्हें। 46 क्रोमोसोम, 46 होने से पहले डबल होते हैं, पहली इंपॉर्टेंट चीज डबल होते हैं इस प्रोसेस से, नाम बस नाम याद रख लेना बहुत है। और बच्चों जितनी सेल ऑर्गेनलीज भी होंगी ना, सेल्यूलर एपरेटस का मतलब है सेल ऑर्गेनलीज, वो भी सारी अपना नंबर डबल करती हैं। अगर एक माइटोकॉन्ड्रिया है ना इसके पास, तो इसको पहले दो माइटोकॉन्ड्रिया बनानी पड़ेगी, तभी ये दो सेल में डिवाइड हो पाएगी। अगर इसके पास एक क्लोरोप्लास्ट है तो दो क्लोरोप्लास्ट बना के तब डिवाइड करेगा। तो तुम्हें बस ये ध्यान रखना है कि मैम एक सेल को दो में बंटने से पहले ये उस सेल का काम है कि अपना डीएनए डबल करे और अपनी सारी की सारी क्या डबल करे? सेल ऑर्गेनलीज। करता कैसे है उसकी एक लंबी राम कहानी है, पूरे पूरे चैप्टर्स है फिर 12th क्लास में, ठीक है? भाग जाओ। और कल तुम्हारी 1.5 घंटे क्लास लूंगी मैं, कल तो तुम्हारा टेस्ट है, लेकिन कल तो टेस्ट है, परसों परसों में कितना पढ़ लोगे एक दिन में, ये बताओ?